हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कल एक इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने चार एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड थे। आज हम 6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से होंगे, जो यूपीएससी के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस से। ये हमने लिए इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है रमेश सिंह से लिए है। रमेश सिंह जो बुक आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मेज्ड विथ रेफरेंस टू द सब्सिडी बॉक्सेस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO के द्वारा सब्सिडी बॉक्स जो दिया जाता है उसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो बॉक्स दिया है और उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। एम्बर बॉक्स, all subsidies which are supposed to distort production and trade fall in ember box, this ये सही है। ब्लू बॉक्स, दिस इज डिजाइन टू रिड्यूस डिस्टोर्शन, ये भी सही है। ग्रीन, द एग्रीकल्चर सब्सिडीज विच काज द मिनिमम और नो डिस्टोर्शन टू ट्रेड, ये भी सही है। तो हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने एग्रीकल्चर जो के विकास के लिए 3 तरह के बॉक्स बनाए हैं और उनमें अलग अलग रहा है। जो एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स के तहत ये कहा गया है कि इसको एक गलत तरीके से जो सब्सिडी वगैरह प्रदान की जाती है वो एम्बर बॉक्स के अंदर रखी जाएगी, जिससे ट्रेड और अन्य प्रकार की जो बाधाएं विश्व भर में उपस्थित हो या एक देश का दूसरे देश के आरोप जो भी रहते हैं वो मतलब नेगेटिव इफेक्ट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो क्या कहलाएगा, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। और ब्लू बॉक्स क्या होता है, इसमें जो एम्बर बॉक्स के अंदर जो रखा रहता है उसको कुछ युक्त निर्बंधन के थ्रू अगर कुछ किया जाए, उसमें जो डिस्टोर्शन जो आ रहा है उनकी सब जो भी दिया प्रदान किया जा रहा है उसमें जो डिस्टोर्शन आ रहा है उसको अगर कम करने का प्रयास किया जा रहा है और वो एम्बर बॉक्स में है और उसको कम करते हुए रखा जा रहा है तो ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर डिस्टोर्शन जो भी है उसको अगर कम करने का प्रयास करा जा रहा है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाएगा। और ग्रीन बॉक्स में कौन होता है, ग्रीन बॉक्स मतलब जो रेड लाइट का सिग्नल होता है ग्रीन, मतलब इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप निर्बाध रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर सब्सिडी विच कास्ट मिनिमल और नो डिस्टोर्शन, किसी तरह का कोई डिस्टोर्शन नहीं होता है इस ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नन, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्टली मैच। तो सभी करेक्टली मैच है, ये भी और ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसकी आज मैं पूरी PDF इस वीडियो में डाल दूंगा, तो पहले वाले वीडियो और इस वाले वीडियो की PDF आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस रिजर्व रेशियो इज द रेशियो फिक्स्ड बाय द RBI of the total deposit of banks in India which is kept with the RBI in cash form। जो CRR होता है उसे RBI अपने पास रखती है किस फॉर्म में, केस, नगद के रूप में रखती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द इंटरेस्ट रेट विच द RBI चेंजेस ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग इज नोन एज द बैंक रेट। जो लॉन्ग टर्म होता है, 1 ईयर से ज़्यादा भी कोई चीज़, 1 ईयर से अगर ज़्यादा समय के लिए कोई रहता है डेप्थ वगैरह जो भी, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द इंटरेस्ट रेट विच RBI चार्जेस ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग इज नोन एज द बैंक रेट, ये बैंक रेट कहलाता है। और ये की यही चीज़, ये की यही वस्तु स्थिति अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगी, शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI चार्जेस फॉर इट्स क्लाइंट टू देयर शॉर्ट टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज नोन एज द रेपो रेट, ये रेपो रेट कहलाएगा। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने एडिशनल कुछ चीज़ें भी दी है, जैसे SLR क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आता है नेक्स्ट, 2 जियोग्राफी के क्वेश्चन लिए हैं, तो उनका सोर्स लिया है मैंने NCERT की क्लास 12th बुक, जो NCERT की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है उसके आधार पर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन जियोग्राफी द टर्म डिजिटल डिवाइड रिफर्स टू द अस। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि डिजिटल डिवाइस का क्या अर्थ होता है। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड IT आर्किटेक्चर दैट मूव्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्लोजर टू द ओरिजिनल सोर्स। जहाँ जब कभी भी किसी ओरिजिनल सोर्स के पास अगर IT आर्किटेक्चर को इस तरह से रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, एज कंप्यूटिंग कहलाता है। एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, ये एज कंप्यूटिंग। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टोरिंग एंड असेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ द अनदर टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अगर इसको अपन क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ कहलाएगा, क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है ना। इंटरनेट पे, इंटरनेट है ना, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर रखा जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है, डिजिटल टूल्स सिस्टम्स डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज दैट जनरेट स्टोर प्रोसेस डाटा सच एज द सोशल मीडिया ऑनलाइन गेम्स मल्टीमीडिया एंड मोबाइल गेम्स। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इसमें कहीं भी आपको डिजिटल डिवाइड का नहीं बताया। अब मैं डिजिटल डिवाइड को डिफाइन करता हूँ। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, जब जनसंख्या का एक हिस्सा डिजिटल प्रौद्योगिकी जो होती है, IT इनेबल्ड जो सर्विसेज होती है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, इनका प्रयोग अच्छे से करती हो, और एक तरफ की जनसंख्या इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हो, मतलब कम जानती हो, तो इन दोनों के बीच का जो गैप कहलाएगा वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है, ये आपको आ गया होगा स्पष्ट रूप से समझ में। मतलब एक तरफ तो ICT की टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, और एक तरफ ICT की टेक्नोलॉजी को अच्छे से नहीं जानते, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर कहलाता है वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में पूरा वही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एज कंप्यूटिंग का मैंने बता ही दिया, ये फर्स्ट एग्जाम, ये ए जो है इसका एज कंप्यूटिंग कहलाएगा, सेकेंड इसका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा, और थर्ड इसका डिजिटल टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबोव, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पुल फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन दो तरह से होता है। सबसे पहले तो माइग्रेशन क्या होता है, ये आप जानते हो कि जब अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन भी दो तरह का होता है। दो तरह से कैसे होता है, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। जैसे पुश, एक फैक्टर होता है पुश फैक्टर, और एक फैक्टर होता है पुल फैक्टर। देखो हिंदी भाषा में मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। पुश फैक्टर, पुश मतलब क्या हो रहा है, धकेल रहा है, धकेलना, धकेलना, और पुल मतलब खींचना, खींचना। ठीक है, देखो धकेलना एक नेगेटिव टर्म है, धकेल रहा है, जबरदस्ती जा रहा है, जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। अब मान लो शहर, मतलब गांव में है, गांव में रह रहे हैं, तो गांव में क्या है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, बेरोजगारी रहती है, तो लोग बाग शहर जाते हैं। वहाँ की कंडीशंस, वहाँ जैसे पुअर लिविंग कंडीशंस होती है। पुअर लिविंग कंडीशन इन द सेंस मीन्स रोड नहीं होता है, खाने पीने के उचित प्रबंध नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, जैसे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, सैनिटेशंस का अभाव रहता है, इस तरह से नहीं रहता है, तो प्योर लिविंग कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो ये पुल फैक्टर हो जाएगा, सॉरी ये पुश फैक्टर हो जाएगा। पॉलिटिकल टर्म रहे, गांव में राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे घरों को निशाना बनाया जाए। शहर में किसी को कोई से मतलब नहीं, को आप किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन गांव में राजनीति चलती है। अनप्लीजेंट का क्लाइमेट, कभी कभी, हाँ ये शहरों का होता है, लेकिन शहरों से अगर गांव में जा रहा है तो ये भी एक पुश फैक्टर कहलाएगा, रिवर्स पोजीशन कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति गांव से शहर से गांव में जा रहा है तो उसके लिए शहर की अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, तो वहाँ का वो पुश फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो ये भी पुश फैक्टर होता है। एपिडेमिक, महामारी आ जाती है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ जाता है, तो ये पुश फैक्टर कहलाते हैं। मीन्स नेगेटिव थिंग्स जो भी होगी आपको माइग्रेशन के लिए, आप माइग्रेशन कर रहे हैं तो उसकी अगर नेगेटिव थिंग्स है, ठीक है, जैसे दंगे फसाद हो रहे हैं, तो आप गांव से शहर में जा रहे हैं, दंगा हो रहा है, मान लो महामारी फैल गई, जैसे कोरोना के समय लोग बाग कहाँ जा रहे थे, कोरोना के समय लोग बाग अपने घर लौट रहे, गाँव में लौट रहे थे, तो ये भी क्या है, पुश फैक्टर है। गांव, मतलब गांव में जाना पुश फैक्टर है, क्योंकि वो शहर में नहीं रह पा रहे ना, शहर में उनका अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो एक नेगेटिव थिंग हो गई, तो ये पुश फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब पुल फैक्टर क्या होते हैं, पुल फैक्टर भी इसका जस्ट रिवर्स कर लो। अगर अच्छी कंडीशंस मिल गई, मान लो आप गांव में, गांव से आप शहर में जाना चाहते हैं, आपका अच्छी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जैसे बेहतर एजुकेशन मिल रही है आपको, तो आप शहर में जाएंगे,
क्योंकि यार गाँव में कौन पढ़ाई सही से नहीं होती है, गाँव में शहरों में अच्छी पढ़ाई होती है, रोजगार मिल रहा है, गाँव में आजकल रोजगार विहीन होते हैं लोग बाग, तो शहरों में जा रहे हैं, तो ये एक इसका पुल फैक्टर हो जाएगा। और लिविंग कंडीशन जो होती है, सड़कें हो रहती है, पानी आ रहा मतलब सड़क अवसंरचना विकास बहुत अच्छा होता है, ठीक है। प्लीजेंट मतलब और वहाँ पे और भी स्थिति रहती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी रहती है, किसी से किसी तरह का बगल वाले का अपने को पता ही नहीं रहता है क्या स्थिति है, इस तरह से रहता है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, अपना काम बनता और उसे आगे जो आप कहना चाहे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पुल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पुल फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन। अब आपको पुल फैक्टर बताना है, मतलब कौन सा इसमें आपको नेगेटिव देखना है, ठीक है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी ये एक पॉजिटिव, प्लीजेंट क्लाइमेट ये एक पॉजिटिव, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। बेरोजगारी, तो ये एक आंसर हो जाएगा इसका कि ये पुल फैक्टर नहीं है। ये कौन सा फैक्टर है, ये पुश फैक्टर है, ठीक है, ये पुश फैक्टर है। नेक्स्ट अब आता है आपका करंट अफेयर, टू क्वेश्चन द हिंदू से अपन ने पूछा है। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सिलेक्शन कमेटी, सीआईसी के बारे में बताना है। द प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर, जो एक सीआईसी को चीफ इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन होते हैं, उसके सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य का अध्यक्ष और सदस्यों का जो चुनाव करती है वो एक समिति करती है, तो उस समिति में कौन कौन शामिल होता है, और इसमें नहीं पूछा कौन शामिल नहीं होता है, तो ये बताना है कि इसमें कौन नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है इस कमेटी का, ये सही है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा का विपक्ष का नेता, ये इसका सदस्य होता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सदस्य नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है, ठीक है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित, एक प्रधानमंत्री होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, और एक मिनिस्टर होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो इसमें चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं होती, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि आज के आर्टिकल में यह आया है कि जो हीरालाल सामरिया है, इनने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर की वो लिया है, इन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने नए अभी हाल ही में नए सीईसी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर टू इजराइल। इस प्रश्न में, ये प्रश्न भी अभी रिसेंट में चल रहा है, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के जो मध्य लड़ाई चल रही है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। फिलिस्तीन की तरफ से कौन लड़ रहा है, फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहा है हमास। हमास एक संगठन है जो एक चरमपंथी संगठन कह सकते हैं, और विभिन्न जो अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री से हमास को एक आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। तो इसमें ये बताना है कि इजराइल कौन से देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पहली बात तो इजराइल को आपको यहाँ मैप में देखना होगा, ये इजराइल है, ये पीले पीले कलर में ये पूरा इजराइल है, ठीक है, ये पूरा इजराइल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इजराइल है। तो अब इजराइल कौन कौन से, सीरिया से कर रहा है, ठीक है, सीरिया से कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इजिप्ट से कर रहा है, देखो ये इजिप्ट है, तो इजिप्ट से भी कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लेबनान कहाँ है, ये लेबनान है, ये इससे शेयर कर रहा है साझा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया ये इससे साझा नहीं कर रहा है, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो बाउंड्री साझा नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है। कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें 4 किए थे, आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये इन वीडियो को आप देखने से फ़ायदा होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और आपको कोई इसमें सुझाव देना हो और कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।